हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विश्वम। और आज की हम अपनी क्लास में करेंगे 2016 के अंदर जो हमारा उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसका एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन पेपर था, यानी पेपर 2 जिसको हम बोलते हैं, सीसैट भी जिसको हम बोलते हैं, उसका जो है क्वेश्चन पेपर आज अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ सीसैट के एग्जाम की। जो हमारा पेपर 2 हम इसको बोलते हैं उत्तराखंड पीसीएस में एप्टीट्यूड पेपर बोलते हैं इसको हम। ये पेपर 2016 के टाइम पे क्वालिफाइंग नेचर का था, यानी 2016 के एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के जो मार्क्स होते थे उसको जोड़ के जो है कट ऑफ बनती थी, और आपका पेपर 2 भी यानी कट ऑफ के अंदर इंक्लूड होता था। बट 2021 के एग्जाम से, यानी जो इस बार एग्जाम होगा, उसमें आपका पूरा यूपीएससी वाला जो पैटर्न होता है वही फॉलो किया जाएगा, यानी कि पेपर 1 यानी जो आपका जीएस पेपर होगा सिर्फ उसी के मार्क्स से कट ऑफ बनेगी, और पेपर 2 यानी जो आपका एप्टीट्यूड पेपर है इसमें सिर्फ आपको 33% स्कोर करना होगा, ओनली 33%। और अगर आप 33% स्कोर करते हो तो आपका जो पेपर 1 का जो आपका जीएस पेपर का जो आपका स्कोर होगा दैट विल बी काउंटेड, और तभी आपका जो है आपका कट ऑफ का क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। तो ये तो रही आपकी पहली बात। दूसरी चीज ये कि ये पेपर 150 मार्क्स का होता है एज जीएस मार्क्स। जीएस का भी पेपर जो है 150 मार्क्स का होता है और ये भी आपका 150 मार्क्स का होता है। एक डिफरेंस इसमें बस ये है कि इसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी आपका जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर जो है 100 क्वेश्चन होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन जो है 1.5 मार्क्स का है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन पेपर, 1.5 नंबर का जो है क्वेश्चन होगा। वहीं अगर आप जीएस की बात करें वहां पे आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। वहां पे आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं कंटेनिंग 1 मार्क्स ईच, और यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं कंटेनिंग 1.5 मार्क्स ईच। ठीक है, और आपको इसमें ओनली 33% यानी ऑलमोस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप 50 मार्क्स ला रहे हो यू आर गुड इनफ। इसमें चाहे आप 50 लेके आओ, चाहे 55 लेके आओ, चाहे 150 में से 150 लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड आपको पार करनी है, यानी जो 50 का जो बैरियर है आपको सिर्फ इसको जो है पार करना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। आपका जो पेपर 1 का जो स्कोर है वो जो है वेरीफाई हो जाएगा। आपका जो है पेपर 1 का जो स्कोर है वो कट ऑफ के अंदर इंक्लूड जो है काउंट होगा। सो ये आपकी बेसिक जो आपकी इंफॉर्मेशन थी सीसैट या फिर एप्टीट्यूड पेपर को लेकर। ओके, सो ये क्वेश्चन पेपर हम जो है 4 वीडियोस में कन्वर्ट करके जो है 4 वीडियोस में कवर करेंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि ये जो है आपका 2 दिन के अंदर जो है खत्म हो जाए। सो पार्ट 1 यानी 25 क्वेश्चन ईच जो हमारे एक वीडियो में जो कवर करेंगे। सो आज इसका पार्ट 1 है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम दे रहे हो और अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो हमारे चैनल में मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, और इसमें जो है बहुत अच्छा ऑफर हमारे चैनल पे चल रहा है। 300 रुपीज में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं, और अगर आप 10 मॉक टेस्ट लेते हो तो इसमें आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट जो है एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं, जिसकी कॉस्ट 80 रुपीज है। ओके, नोट्स की जो है कॉस्ट 80 रुपीज है। टेस्ट सीरीज की कॉस्ट जो है आपकी 300 रुपीज है। 10 मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। अच्छा, सिर्फ इस मॉक टेस्ट सीरीज में सिर्फ आपके जीएस पेपर्स इंक्लूड है, सीसैट यानी एप्टीट्यूड का कोई भी एग्जाम नहीं है, तो ओनली सीसैट जो है इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड है। आप 5 मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, और 5 मॉक टेस्ट की कीमत है 150 रुपए, और अगर 5 से कम लेने हैं तो वो मॉक टेस्ट आपको पड़ेंगे 35 रुपीज ईच। तो अगर आपको मॉक टेस्ट में एनरोल कराना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप जो है अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। सो हरी अप एज एग्जाम इज वेरी नियर बाय। सो लेट्स बिगिन अवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। अब ये पूरा का पूरा सीक्वेंस सेट 8 जो था उत्तराखंड पीसीएस 2016 का क्वेश्चन पेपर का सेट ए, वो मैं जो कर रहा हूँ एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 1 जो वहां पे था वो यहाँ पे है। इट्स जस्ट दैट कि वहां पे स्पेस नहीं मिलती सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने इसको पावर पॉइंट में जो है कन्वर्ट किया है, लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सेम है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन आंसरिंग अ क्विज नो काउंट्स -1। नो का मतलब -1 है, यस काउंट्स +1, एंड डोंट नो काउंट 0। ओके, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ 5 नोज। अब इसको हम फटाफट से लिख लेते हैं कन्वर्ट करके। 5 नोज का मतलब क्या है, -1, -1 प्लस 15 यस, तो 15 इंटू यस का मतलब क्या है, +1 प्लस एंड 5 डोंट नोज। 5 डोंट नोज की वैल्यू क्या है, 0। सो इसका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज बेसिकली अब क्या होता है, एवरेज आपको पता है इट इज द सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर अपॉन
टोटल नंबर। ओके, तो टोटल नंबर इस केस में क्या है, 5 प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इट विल कम एज -5 प्लस 15 प्लस 0 अपॉन 25 एंड इट विल कम एज 10 अपॉन 25, यानी इसका आंसर होगा 0.4, ऑप्शन बी। ओके, कैलकुलेशन मैंने पहले से किया टू सेव द टाइम। ओके, तो फटाफट आपको जो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होगा वो आपको बता दूंगा, इट जस्ट दैट कि आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशंस कर रखी हैं जस्ट टू सेव द टाइम। ओके, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, बस ये बहुत बेसिक सवाल था, आपको उसमें पूछा गया था कि नो का काउंट, नो की वैल्यू दी हुई है, यस की वैल्यू दी हुई है, आपको जस्ट सिंपली इसको पुट करना था एवरेज के फॉर्मूले में। एवरेज क्या होता है, बेसिकली सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो ये हमने रखा, नंबर्स को जो वैल्यू रखी और सॉल्व किया, आंसर आ गया 0.4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द वन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ऑड इवन जो है आपका जो है ऑड जो है टर्म, इसमें आपको जो वर्ड है वो उसमें जो आपको फाइंड आउट करना है उसका आंसर दिखा देना है। तो कॉपर, जिंक, ब्रास, आयरन, इन चारों में से आप कौन सा ऑड है, ऑड वर्ड कौन सा है, ये आपको बताना है। कॉपर, जिंक, ब्रास, आयरन, तो बेसिकली दो कैटेगरीज में ये जो चारों वर्ड जो है डिवाइड हो रखे हैं। कॉपर, जिंक और आयरन, ये तीनों के तीनों जो है these are element and your brass is, what is your brass, brass is your alloy। ठीक है, alloy यानी दो और दो से ज्यादा जो है मिलकर जो है एलिमेंट्स मिलकर जो है alloy बनते हैं। सो ऑप्शन डी, ब्रास जो है ये alloy है, बाकी तीनों जो आपके एलिमेंट्स है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये आपके सामने वर्ड दिया हुआ है, इनमें से आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इस पूरे वर्ड से इन चारों में से कौन सा वर्ड बन सकता है। ओके, हम देख लेते हैं पहला ऑप्शन रोस्ट्रम, इसमें देख लो ROSTRUM। अब इसके अंदर आर भी है, बिल्कुल है, आर दो बार दिया गया है, यहाँ पे आर दो बार यूज हो रहा है, बट हमारे पास जो वर्ड दिया गया है इसके अंदर जो है आर एक ही बार यूज होता है, तो हमारे पास आर एक ही बार हम यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी में आते हैं, अगेन इसमें भी दो आर है तो ये भी चला गया। ऑप्शन सी SERM, अब आर इसमें एक ही है, एस भी है, ई भी इंक्लूडेड है, एम भी है, ओ भी है, एन भी है, तो ये हो सकता है। और यहाँ पे देखें हम तो 17 में 1 2 3 4 बार ई यूज हुआ है, जबकि हमारे पास 1 2 3 ही ई अवेलेबल है, तो यानी डी भी ऑप्शन कट गया, तो सही ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये वर्ड से हम ये वाला वर्ड डेफिनेटली बना सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो इसमें बहुत माइनर, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा लेटर्स, ऐसे क्वेश्चंस में आपको रिपीट नहीं करने हैं, जो आपके गिवन है वर्ड उसी को आप यूज करके जो आपको वर्ड बनाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो आर यहाँ पे दिया हुआ है तो आप आर रिपीट कर सकते हो, ऐसा नहीं होता, एग्जैक्ट आपको बताना पड़ता है। तो ऑप्शन सी हमने बता दिया कि यहाँ पे जो है ये सेरेमोन जो वर्ड है वो हम इस वर्ड से लिख सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो है सीक्वेंस का क्वेश्चन है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, सॉरी रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। सो एफ क्या है, ब्रदर है ए का, तो हम लिख लेते हैं एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, और एफ जो है मेल है तो हम मेल का साइन दे देते हैं। ए का हमें पता नहीं है फीमेल है, गर्ल है या फिर मेल है, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी क्या है, डॉटर है, सो सी सर्कल जो है फीमेल को से डिनोट कर देते हैं हम, तो सी क्या है, डॉटर है ए की, तो इसके नीचे लिख दिया हमने। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ की सिस्टर कौन है, के, तो इसको हमने यहां पे लिख दिया। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, अब ये हो गया जी और ये है बॉय, तो हमने इसको यहाँ पे डिनोट कर दिया, तो ये हमारा कुछ सीक्वेंस बन गया। हु इज द अंकल ऑफ जी, इसमें बताना आपका जी का अंकल कौन है, तो जी ये रहे, जी के अंकल कौन होंगे, एफ, एफ इज डेफिनेटली अ मेल, बिकॉज हमने देखा कि एफ जो है इज अ ब्रदर ऑफ ए, तो एफ डेफिनेटली मेल है, तो हम कह सकते हैं तो कि एफ जो है वो अंकल होंगे जी के, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपको इसमें बेसिकली आपको हर एक सेंटेंस पढ़ना है और आपको सीक्वेंस बनाते चलना है, ठीक है, तो ऑप्शन 4 का होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां से कैलेंडर से क्वेश्चन हमेशा जरूर पूछते हैं और यहीं से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट इज 4:20। आपका जो
आवर हैंड होता है और जो मिनट हैंड होता है उसके बीच का एंगल आपको बताना है। और मैंने अपने कैलेंडर की क्लास में जो मैंने अपने चैनल पे ली हुई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने कैलेंडर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने पूरा का पूरा कैलेंडर अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, आप उसकी क्लास ले सकते हो। मैंने रीजनिंग की क्लासेस काफी ली हुई है, उसका लिंक पूरा प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। अगर आपने कैलेंडर करना है, आपने रिलेशनशिप करना है, आपने क्लॉक करना है, ये सारे टॉपिक्स मैंने कर रखे हैं, उनको मैं जो है अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स फ्रॉम देयर। इस क्वेश्चन को हमने आराम से जो कैलेंडर मैंने पढ़ा था, फॉर्मूला लगना है सीधा सीधा 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट। ये हमारा फॉर्मूला हमने कैलेंडर की क्लास में पढ़ा था और ये फॉर्मूला एज इट इज हम लगा देंगे। आवर और मिनट हैंड के अगर बीच में एंगल जो हमें निकालना है तो 30 इंटू एच कितना है हमारा 4, 4 बज रहे हैं, माइनस 11/12 और मिनट की सुई कहाँ पे है 20 मिनट पे। सो इसको सॉल्व करोगे आप 120 माइनस 11 बाय ये 1 ये 10 ये आ गया 120 में से 110 गए तो 10 डिग्री, तो 10 डिग्री जो है आपका ये बनेगा और 10 डिग्री जो आंसर ऑप्शन बी। ओके, आपको बस ये फॉर्मूला जो है पुट करना है। आपके फॉर्मूला पुट करने के लिए दो कंडीशन थी और वो मैंने इलेबोरेट मैंने अपने कैलेंडरी क्लास में किया हुआ है, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर अगर आपको जो है इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है। एंड माइंड यू, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, क्लॉक से, कैलेंडर से, रिलेशनशिप से, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आएगा। सो प्लीज आप वो क्लास देख लीजिए अगर आपने ये टॉपिक नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 6, the area of the largest circle which can be drawn inside a rectangle with sides of 18 and 14। आपको बताना है एरिया क्या होता है, एरिया क्या होगा सर्कल का जो हम रेक्टेंगल के अंदर बनाएंगे। तो कुछ इस तरह की फिगर बन जाएगी। पहले हमने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बहुत ही खराब बना है, इसको सही से करते हैं। ओके, ये रेक्टेंगल बन गया, अभी भी खराब ही बना है लेकिन ठीक है चलो। सर्कल इसमें ड्रॉ किया हमने, ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया तो हमें रेक्टेंगल की डायमेंशन ऑलरेडी गिवन है 18 सेंटीमीटर, ये हमारा 18 सेंटीमीटर हो गया और 14 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। सो आपको पता है कि 14 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है आपका रेक्टेंगल, तो डायमीटर पूरा कितना हो गया, ये आपका पूरा टच है, यहाँ से सर्कल पूरा टच है, क्योंकि आपका दिया गया कि लार्जेस्ट सर्कल, तो लार्जेस्ट सर्कल अगर आपको रेक्टेंगल के अंदर फिट करना है तो जो सर्कल की साइड्स होगी वो रेक्टेंगल की साइड से टच करेगा। ओके, बिकॉज अपने को कोई भी जगह नहीं छोड़नी है, सर्कल जो है बड़े से बड़ा सर्कल में पुट करना है। तो ये साइड यहाँ से टच कर रही है तो यानी 18 सेंट, ये जो है पूरा का 14 सेंटीमीटर का है, तो यानी डायमीटर कितना हो गया इसका 14 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो गया, बिल्कुल आधा कर दो उसका 7 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई यानी 22/7 और आर क्या हो गया हमारा 7, 7 का स्क्वायर, सो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर था, ये कट गया 22 इंटू 7, ये हो गया आपका 154 सेंटीमीटर, आपका आंसर 154। ओके, आप इसको सॉल्व करोगे ऑप्शन बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। आपको जस्ट फॉर्मूला पुट करना है एंड सॉल्व करना है और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आपको जस्ट फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अगर आपके फॉर्मूलेज याद है देन यू आर गुड टू गो, आप इसके सॉल्यूशंस कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि वॉल्यूम्स एंड स्फीयर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वॉल्यूम्स चैप्टर का जो है, मेंसुरेशन जो चैप्टर है, वो आपको वहाँ के फॉर्मूलेज याद करके जाने ही पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ से काफी सवाल यहाँ पे इन्होंने पूछे हुए हैं और आगे करके हम एक एक करके देखेंगे भी। 7th क्वेश्चन, इन अ क्यू एक लाइन है, ए जो है 18 है फ्रॉम द फ्रंट, जस्ट लेट मी टेक अ ब्रेक, फटाफट से क्वेश्चन अच्छा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, बिकॉज अपने को फॉर्मेशन नहीं पता कि सर्कुलर में है, सीधी लाइन है, क्या है। ए इज द 18th फ्रॉम द फ्रंट while B is 16 from the end। तो ये हमने एक बेसिकली लाइन खींच ली इस क्वेश्चन में। A जो है 18 है फ्रॉम द फ्रंट, तो अगर ये फ्रंट हमने माला तो ये हो गया A, ये हमारा हो गया A और ये है 18th फ्रॉम द फ्रंट। B is 16th फ्रॉम द एंड, ये हमारा कहीं B बैठा है और ये 16th है कहाँ से, एंड से, ये हमारा एंड हो गया, ये हमारा
फ्रंट हो गया, ओके। एंड सी इज 25th फ्रॉम द फ्रंट, सी कहीं, और ये एग्जैक्टली मिडल में है ए और बी के, तो ए और बी के मिडल में, यानी यहाँ पे सी है, और सी कहाँ पे है, ही इज 25th फ्रॉम द फ्रंट, तो ये 25th है फ्रंट के। आपको बताना है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द क्यू, पूरी लाइन में कितने लोग हैं। तो हमें यार, हमारे पास दो हिंट है। पहला हिंट हमारे पास ए और बी की पोजीशन है, यानी 18 से फ्रंट, तो यहाँ पे 17 लोग तो यहाँ पे हो गए, 18 तो पूरे के पूरे यहाँ पे जोड़ लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 18 तो पूरे ये हो गए, बिकॉज ए इज 18 फ्रॉम द फ्रंट। बी इज 16 फ्रॉम द एंड, तो 16 ये जोड़ लो, 16 ये जोड़ लो। अब आपको मालूम नहीं है कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, बट आपको ये जरूर मालूम है कि ए और बी के एग्जैक्ट बीच में जो है सी है, ठीक है। तो ये 18th है और ये 25th है, तो आप इसको यहाँ पे लगा लो 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी इसके बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग इसके बीच में। तो अगर 6 लोग यहाँ पे है तो 6 लोग यहाँ पे होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग यहाँ पे हो गए, तो इसको ऐड कर दो 12, तो 18 प्लस 16 कितना हो गया, 18 प्लस 16 हो गया आपका 28, 28 और 6 34, 34 और 12, 34 और 12 कितना हो गया आपका 36, 48, सो 48 इसका आंसर हो गया। 48 इसका आंसर नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, सॉरी, 47 इसका आंसर होना चाहिए था, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। गड़बड़ क्या किया देखते हैं। 18 ये हो गए हमारे, ए इसमें इंक्लूड हो गया, 1 2 3 19 20 21 22 23 24 20, अब ये कितने, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 ये ऐड हमने कर लिया, फिर हमने सी को ऐड कर लिया, 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 यहाँ पे ऐड कर लिया, और फिर बी को ऐड कर लिया, और 15 यहाँ पे ऐड कर लिए, तो ये कितने हो गए, 18 प्लस 6 24, 25 25 प्लस 6 31 32, 32 और 15 कितना हो गया 47, यस अब सही है, 47 इज द राइट आंसर। वहां पे मैंने एक बंदे को 2 बार गिन लिया था, तो ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होके ये ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। कहने की बात, बहुत केयरफुल होके चलना है, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा क्या, ए को हमने 18 तक तो यहाँ पे ले लिया, 18 एज इट इज लिख दिया, उसके बाद बीच में आए 6 बंदे, 6 बंदे हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद सी को हमने काउंट किया, सी ये रहा, यानी एक की वैल्यू यहाँ पे ली, उसके बाद 6 बंदे, ये 6 बंदे, उसके बाद बी की वैल्यू बी ये रहा, और यहाँ पे बचे 15 बंदे, तो 15 बंदे ये हमने ये ले लिया, और उसका टोटल हमने करा तो 47, तो 47 इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी जो है ट्रेन में वेला बैठा है, खाली बैठा है, उसको सीट मिली नहीं है, और सीट नहीं मिले तो वो खिड़की से बाहर देख रहा है, और खिड़की से बाहर देखते देखते उसने क्या किया, जो बीच में खंबे आते हैं उसको गिनना शुरू किया, और उसने देखा कि 1 मिनट के अंदर उसने 21 टेलीफोन पोस्ट को जो है कवर, वो जो ट्रेन है जिसके अंदर वो बैठा है, उसने 21 खंबे जो है वो उसने गिने, 1 मिनट के अंदर 21 खंबे गिने। आपको बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, और हर एक खंबा 50 मीटर के बाद आता है, हर एक खंबा जो है 50 मीटर के बाद आता है, यानी 50 मीटर एक खंबा और दूसरा खंबे की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर्स है, ओके। अब ट्रेन के अंदर आदमी बैठा है, आपको बताना है कि एग्जैक्ट स्पीड क्या चल रही है ट्रेन की। अब वैसे तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, बट वेरी इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे। अब बच्चे क्या करेंगे, 21 पोस्ट दिखा है, और दोनों के बीच में, दो पोल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है 50, तो 21 इंटू 50 कर देंगे, विच इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। करना क्या है बेसिकली, इसमें सिंपल फॉर्मूला इसमें सीधा आता है n-1d, n-1d, n हमारा कितना है, नंबर ऑफ पोल्स कितने, 21 -1 किया, और डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, तो 20 इंटू 50 इज इक्वल टू 1000। कहने का मतलब 1000 मीटर्स, यानी 1 किलोमीटर चल रहा है वो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना चल रहा है 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट्स, यानी पर आवर में देखना है तो 60 मिनट में कितना चलेगा 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, सी। अगर आपने फॉर्मूला भी नहीं लगाना है n-1d का, तो आप कॉमन सेंस लगा के देखो, 21 इंटू 50 इसलिए नहीं करना बिकॉज जो पहला पोल है, ट्रेन पहले पोल तक आने का जो डिस्टेंस है वो हमें इस क्वेश्चन में कवर नहीं करना,
ठीक है, क्योंकि हमें कवर करना है कि जो पहला पोल है और जो लास्ट पोल है यानी 21st जो पोल है उसके बीच का डिस्टेंस हमने देखना है। ठीक है, अगर हम 21 × 50 करते हैं इसका मतलब ये है कि ट्रेन कहीं पे यहाँ पे है और उसको पहले पोल को कवर करने के लिए भी 50 मीटर जो है उसमें आप ऐड कर रहे हो। लेकिन क्वेश्चन में सीधा सीधा ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको 50 उसने 21 पोल्स गिने हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पोल से पहले का जो डिस्टेंस है वो हमें इस क्वेश्चन में कवर नहीं करना, इसलिए 21 × 50 नहीं होगा। इसलिए जो है आपको n-1d, अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं लगाओगे, कॉमन सेंस से भी करोगे, तो 20 × 50 जो है इसमें करना पड़ेगा। 21 पोल्स हैं, बिल्कुल सही बात है। 21 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी फर्स्ट पोल पे खड़ी है, यानी फर्स्ट पोल जो ये फर्स्ट पोल है यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेन है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले ट्रेन है, यहाँ जो 50 मीटर है इसको हमें कवर नहीं करना, तो पहले पोल से स्टार्ट कर देना है और 20 पोल तक जाएंगे तो 21 पोल हो जाएंगे। दैट इज वाई n-1, और इसका जो है सिंपल सिंपल आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन सर्टेन कोड डाउन इज रिटन एज दिस। अब इसमें जो है सीधा कोडिंग लिखी हुई है, कोडिंग का है। अब कोडिंग को एज इट इज लिखना पड़ता है अपने को। कोडिंग की क्लास में मैंने ली हुई है, अगेन लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप कोडिंग की क्लास कर सकते हो। सो डाउन इज रिटन एज, जो डी को लिखा गया है 3, ओ को लिखा गया है @ डब्ल्यू को लिखा गया है 9, एन को लिखा गया है हैशटैग, एंड नेम, नेम भी है कुछ ऐसा, नेम को भी लिखा गया है नेम, एन का लिखा गया है हैशटैग, ए को लिखा गया है 6, एम को लिखा गया है परसेंटेज, और ई को लिखा गया है 5। आपको बताना है कि मोड को क्या कैसे लिख सकते हैं हम, MODE। तो सीधा सीधा हमारा साइंस हमें दिए हुए हैं, एम को क्या दिया हुआ है परसेंटेज, ओ को क्या दिया हुआ है @, डी को क्या दिया गया है 3, और ई को दिया गया है 5। सो परसेंटेज @35, परसेंटेज @35, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी सिंपल। ऐसे सवाल आपको बोनस है, आपको ये सारे सवाल करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डाइस का क्वेश्चन है। डाइस मैंने अपने लेक्चर में अब तक नहीं लिया है, ठीक है, बट डाइस इज वेरी इजी। मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। क्वेश्चन देखो, 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो। ये डाइस 2 बने हुए हैं। ओके, आपको बताना है कि नंबर एट द बॉटम व्हेन द टॉप इज 3, यानी 3 के अपोजिट क्या है। बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि अगर 3 टॉप पे आता है तो बॉटम में कौन सा नंबर होगा। कहने का मतलब 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा इस डाइस में। तो डाइस में क्या करना है आपको, अब ये 2 डाइस देखो, इन दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन है, दैट इज योर 6। तो 6 को यहाँ पे लिखो। ओके, एंड अब 6 के साथ डाइस नंबर 1 में 4 और 5 है, 4 और 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, क्लॉकवाइज ऐसे। 6 के बाद क्या आया 4, और 4 के बाद क्या आया 5। तो ऐसे हमने अपन ने लिख लिया। उसके बाद ये डाइस नंबर 2 में भी हमें क्लॉकवाइज चलना है। यहाँ पे भी 6 कॉमन है, यहाँ पे 6 के बाद क्या आ रहा है 1, और इसके बाद क्या आ रहा है 3। तो ये जो फॉर्मेशन हमने कर ली, अब हमारे पास सीधा सीधा उठ के ये आ गया कि 4 का अपोजिट यहाँ पे 1 होगा और 5 का अपोजिट होगा 3। तो हमने पूछा है क्वेश्चन में कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट होगा 5। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल, आपको क्लॉकवाइज देखना है बस, दोनों डाइसेस में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। 6 के बाद उसको क्लॉकवाइज में देखो नंबर कौन से आ रहे हैं। 6 के बाद क्लॉकवाइज देखते हो तो 4 आता है, 4 हमने यहाँ पे लिखा। 4 के बाद क्या आता है 5, 5 हमने लिखा यहाँ पे। डाइस नंबर 2 लिया, डाइस नंबर 2 में भी 6 जो है हमारा दोनों में कॉमन, तो 6 हमने यहाँ पे लिया। 6 के बाद क्लॉकवाइज देखो तो 1 आता है, 1 हमने यहाँ पे लिखा। 1 के बाद 3 आता है, 3 लिख किया। तो ये कहने का मतलब 5 विल बी अपोजिट टू 3, 4 विल बी अपोजिट टू 1, और बचा कौन सा नंबर 2, यानी 6 विल बी अपोजिट टू 2। ऐसे हमारे तीनों के तीनों पेयर्स आ चुके हैं। सो ये वेरी इजी मेथड है। अगर आपने जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज देखना है और आंसर को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग चार्ट, yes, the following chart shows the percentage of expenditure incurred in agriculture, transport and other sectors of economy. If the total expenditure in agriculture is 150 crore, then expenditure in transport is, बेसिकली ये पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर है, ट्रांसपोर्ट पे इतना, अदर्स पे इतना, एग्रीकल्चर पे इतना। क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर एग्रीकल्चर पे 150 करोड़ का खर्चा हुआ है, एंड विच इज योर
37.5% आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर में एग्रीकल्चर का कितना एक्सपेंडिचर है? 37.5%। और इसकी पूरी एग्जैक्ट टर्म भी दे रखी है, एग्जैक्ट अमाउंट दे रखी है 150 करोड़। आपको निकालना है कि ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा हुआ है। वेरी इजी, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम। तो अगर 150 करोड़ 37.5% है तो उसका पूरा 100% अपन निकाल लेंगे, और 100% इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 400 करोड़। 400 करोड़ इज द टोटल एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे आपको निकालना है ट्रांसपोर्ट का, और ट्रांसपोर्ट पे खर्चा होता है 17.5। तो 400 का 17.5% आप निकालोगे तो दैट विल कम टू कितना आएगा? दैट विल कम, just a second, so that will come to 70 crore. Option A is the right answer. Okay, 70 crores. So simple यूनिटरी मेथड लगाना है आपने, ज्यादा कुछ नहीं करना। 14, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 मैं अपने आपको अगली क्लास में कराऊंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन था उस क्वेश्चन में। आई विल कवर दैट क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट क्लास। फटाफट करते हैं। एन इंस्पेक्टर rejects 0.08% of the meters as defective। एक इंस्पेक्टर है, उसने क्या किया? 0.08% को डिफेक्टिव जो है घोषित कर दिया फ्रॉम मीटर्स। अब ये मीटर्स कितने में से? 1 मीटर में से 0.08% किया, 2 मीटर में से किया, ये अपन को नहीं पता है, क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिजेक्टेड जो मीटर है वो 2 मीटर कब होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हाउ मेनी विल बी एग्जामिन्ड टू रिजेक्ट 2 मीटर्स। अब हमें ये पता है कि 0.08% जो है इंस्पेक्टर जो है रिजेक्ट कर रहा है, पर 0.08% किसका, कितने का? 1 मीटर से, 5 मीटर से, 10 मीटर से, अपने को ये नहीं पता, ये खोजना है अपने को। तो कैसे निकालेंगे इसको? हमको निकालना है कि कितना जो है उसको मीटर को डिफेक्टिव लाना है ताकि वो 2 मीटर हो जाए, ताकि ये जो वैल्यू है 0.08 की ये 2 मीटर हो जाए। तो कितना आपको जो है मीटर, कितने मीटर में से आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा? तो 2 मीटर हमें टोटल चाहिए जो डिफेक्टिव होने वाला है। और अभी कितना है? 0.08% ऑफ x। हमें नहीं पता कि 0.08% जो डिफेक्टिव उन्होंने किया है, इंस्पेक्टर ने जो 0.08% डिफेक्ट किया है वो कितने में से किया है, तो हमने इसको x ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.08, यस 0.08% यहाँ पे लिखा था, तो 0.08% को हमने किया 100 इंटू एक्स। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया आपका 200 अपॉन 0.08 इंटू एक्स, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। ओके, उसके बाद 200, 0 ये 2 ऊपर चले गए, 1 2 8 इंटू एक्स। तो इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा वैल्यू 2500 एंड दैट विल बी योर आंसर, ऑप्शन सी। कहने का मतलब हमको ये नहीं पता था कि x कितना है, यानी कितने में से 0.08% को उसने रिजेक्ट कर दिया। क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमको 2 मीटर पूरा का पूरा जो रिजेक्ट डिफेक्टिव पीस है, जो डिफेक्टिव वायर है, वायर ले लेते हैं, इसमें कुछ मांगा तो नहीं है, ठीक है। जो डिफेक्टिव वायर है वो हमें 2 मीटर करना है, लेकिन ये 2 मीटर कितने में से जो है डिफेक्टिव माना जाएगा? तो इसका आंसर आ गया 2500। 2500 में से अगर आप 0.08 को लो तो आपका 2 मीटर आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 14, नाउ दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल देखने में लग रहा है। 14, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ बिगेस्ट स्पेयर विच विल फिट इनसाइड द क्यूब इज। आपको रेशियो बताना है किसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, दैट विल टू दैट ऑफ बिगेस्ट स्पेयर, जो कि फिट हो जाएगा क्यूब के अंदर। तो इसका आपको डायग्राम अगर मैं बना के दिखाऊं, ये आपका बन गया क्यूब। ओके, तो इसके अंदर पूरा का पूरा जो है एक स्पेयर फिट है, ठीक है, पूरा का पूरा स्पेयर फिट है। इसका आपको रेशियो बताना है कि जो वॉल्यूम है क्यूब का टू दैट ऑफ बिगेस्ट स्पेयर, टू दैट ऑफ स्पेयर,
सो सबसे पहले फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज योर साइड का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड बाय साइड का क्यूब। हमने यहाँ पे रेशियो देखना है कि रेशियो जो है क्या बनेगा अगर हमारा दोनों का जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो रेशियो है वो क्या बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो स्फीयर है वो पूरा का पूरा फिट हो रखा है क्यूब के अंदर पूरा का पूरा फिट हो रखा है। एंड यू नो कि जो हमारा डायमीटर है, डायमीटर इज बेसिकली व्हाट, दैट इज योर 2r। रेडियस का दुगना करोगे तो डायमीटर बन जाता है। ओके, तो 2r होता है वो। तो हमें इससे साइड पता लग जाएगी किसकी, क्यूब की, और वॉल्यूम हम ऐसे निकालेंगे। सो ये वाला अगर पार्ट हमें मिल जाए, कौन सा, स्फीयर का जो डायमीटर है वो हमें पता लग जाए, तो हम इसको साइड से साइड का क्यूब वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। ओके, तो डायमीटर कितना होता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस को दुगना करोगे तो डायमीटर आ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी व्हाट, साइड क्यूब कितना आ गया हमारा, 2r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये 2r कहां से आया, बिकॉज डायमीटर इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस का ट्वाइस होता है तो उसको हमने यहाँ पे पुट किया। साइड का क्यूब हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाता है। क्यूब ये वाली जो साइड है ये हमने पता लगा ली कैसे, डायमीटर से ऑफ सर्कल 2r होता है। तो ये हमने आपको 2r पे 2r यहाँ पे हमने लिखा 2r 3 इज टू आर का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे दैट विल कम योर 8r का क्यूब। ये हमने क्यूब इसको निकाल दिया 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब विल कैंसिल आउट, ये बचेगा आपका, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू 3 24 इज इक्वल टू 4 पाई, एंड पाई विल बी इक्वल टू 4 6। तो आंसर होगा इसका 6/पाई, 6/पाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैसे किया, सीधा मैंने बताया, फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला को आपने पुट किया, टू टू ट्वाइस ऑफ आर कैसे आया, डायमीटर, बिकॉज डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर। ये हमने यहाँ पे वैल्यू रखी। इसका क्यूब, बिकॉज साइड क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने स्ट्रेट अवे फॉर्मूलाज लिखा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। सॉल्व किया, ट्वाइस 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 8 का क्यूब 8 पाई 8r इज इक्वल टू 4/3 पाई आर। इसको हमने यहां से कैंसिल किया और इसको सॉल्व करके आया 6 रेशियो पाई। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपको फॉर्मूला पता है और सॉल्व करना आता है देन यू कैन गो अहेड विद दिस क्वेश्चन। अदरवाइज अगर आपको ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है देन प्लीज स्किप दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको बाद में अटेम्प्ट करने हैं अगर आपके पास टाइम बच रहा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो वो क्वेश्चन सबसे पहले करो। ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसे टर्म्स पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is not associated with non verbal communication। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो आप बोलते नहीं हो, इनमें से क्या है, बॉडी लैंग्वेज इज अ नॉन वर्बल, कन्वर्सेशन इज अ वर्बल लैंग्वेज, या फिर वर्बल कॉम्बिनेशन, बिकॉज आपने सीधा सीधा बोल ही दिया और जो बोलना होता है उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे नॉट पूछा गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। 16, वन हु बिलीव्स दैट ऑल थिंग्स एंड इवेंट्स इन लाइफ आर प्रीडिटरमाइंड, उसको क्या बोलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको पता हो कि सब कुछ जो है लिखा हुआ है, किस्मत ने जो लिख दिया वही होना है, जो नियति है वही मिलेगा, जो लिखा है वही मिलेगा, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं। दैट मीन्स आपको यहाँ पे मीनिंग पूछा गया है, 4 वर्ड दिए गए हैं। ओके, एग्जैक्ट आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। सो ऑप्शन ए फैटलिस्ट बोलते हैं। फैटलिस्ट उस आदमी को बोलते हैं जो किस्मत को ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंस देता है, उसके अकॉर्डिंग किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा एंड एवरीथिंग दैट।
सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। सीधा वर्ड मीनिंग पूछा हुआ है। 17th कैलेंडर क्वेश्चन है, अगेन वेरी इजी। बोला है 8 दिसंबर 2007 को सैटरडे है। 8 दिसंबर 2007 को सैटरडे है। पूछा है कि 8 दिसंबर 2006 को क्या होगा। मैंने अपने आपको कैलेंडर की क्लास में बताया था, अगर दो कोई नॉर्मल ईयर है, दो कोई नॉर्मल ईयर है, तो अगर फॉर एग्जांपल 12 दिसंबर 2007 को सैटरडे है, तो 12 दिसंबर 2008 को 2008 सॉरी 2008 इज अ लीप ईयर, नॉर्मल ईयर हमने लेना था। नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल इसको मानो 2006 और इसको मानो 2007। अगर 12 दिसंबर 2006 को सैटरडे था तो 12 दिसंबर 2007 को क्या हो जाएगा, +1 कर देंगे संडे। ये कंडीशन तब फुलफिल होती है जब आपके दोनों ईयर नॉर्मल हो, यानी लीप ईयर ना हो। लेकिन जैसे ही लीप ईयर आ जाएगा तो उसमें आपको +2 करना होगा। ये मैंने आपको पूरा कैलेंडर की क्लास में समझाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 2007 इज नॉट अ लीप ईयर, ये नॉर्मल ईयर है। और आपसे पूछा गया है कि 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होने वाला है, एंड 2006 इज ऑल्सो अ नॉर्मल ईयर। तो अगर आप इसमें से -1 कर दोगे तो दैट विल कम टू फ्राइडे, बिकॉज यहाँ पे +1 किया, बिकॉज 6 से 7 में जाना था, यहाँ से 7 से 6 जाना, यानी पीछे जाना है हमने, तो -1 कर दिया, तो फ्राइडे विल बी द आंसर। वेरी इजी कैलेंडर क्लास आप ले लो वो वाली, अगर आपने ले ली है तो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following diagrams best indicates the relationship among profit, dividend, bonus? नाउ आपको ये सामने 3 फिगर है, ये पूरा सर्कल है, ये यहाँ पे सर्कल है। आपको बताना है कि कौन सी फिगर जो है सबसे बेस्ट डिफाइन करती है प्रॉफिट, डिविडेंड, बोनस के रिलेशनशिप को। तो आपको पता है, अगर प्रॉफिट है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन में ये पूछी गई है कि प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस का रिलेशन क्या होता है। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कहाँ से कंपनी डिविडेंड देगी और कहाँ से बोनस अनाउंस होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो कहने का मतलब सबसे प्राइमरी इसमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। तो सबसे मेन, सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा, दैट विल बी योर प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट तो है, यहाँ पे ये प्रॉफिट का सर्कल हो गया, बट डिविडेंड इज, ये डिविडेंड आधा प्रॉफिट के अंदर है आधा बाहर है। आधा बाहर कहाँ से आएगा, प्रॉफिट के अंदर से डिविडेंड होता है, तो ये काट दो, ये तो बिल्कुल ही काट दो, क्योंकि ये तो बिल्कुल प्रॉफिट के सर्कल से बाहर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, बिकॉज ये आपका बड़ा जो सर्कल है दैट विल बी योर प्रॉफिट सर्कल, और प्रॉफिट के अंदर से ये बोनस का सर्कल हो गया आपका, ये होगा आपका डिविडेंड का सर्कल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रीजन इसलिए बिकॉज प्रॉफिट इज प्राइमरी, प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो डिविडेंड और बोनस नहीं हो सकता, बिकॉज डिविडेंड और बोनस आप अपने प्रॉफिट में से देते हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन डी भी सही नहीं है, बिकॉज ये दो सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी भी सही नहीं है। नेक्स्ट 19th, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ अ स्क्वायर। अब ये इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड का क्या मतलब होता है। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है, ये थिकनेस थोड़ी कम कर लेता हूं मैं, बट पहला होता है इंस्क्राइब्ड और दूसरा सर्कमस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब ये आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल बन गया, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका सर्कल है, ये होता है इंस्क्राइब्ड का मतलब, यानी स्क्वायर के अंदर सर्कल। और सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है सर्कल के अंदर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब होता है सर्कमस्क्राइब्ड। अब यहाँ पूछा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इंस्क्राइब्ड, रेशियो पूछा गया है। अब रेशियो यानी एरिया क्या है, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड का क्या मतलब, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड क्या होता है, दैट इज योर 2πr स्क्वायर। और सर्कमस्क्राइब्ड का एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर। ये आपका एरिया होता है, आपका रेशियो पूछा गया है। सो स्ट्रेट अवे देख लो आप, अगेन आपको फॉर्मूला पता है, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर्मूला नहीं पता है
कोई फायदा नहीं, कोई मर्जी, कोई इसमें जो है गैस वर्क या फिर कुछ नहीं हो सकता। फॉर्मूले नहीं आते तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। सीधा सीधा फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप इसको आंसर कर सकते हो। रेशियो पूछा गया है, रेशियो क्या है, 2 पाई r स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर में क्या आपको रिलेशनशिप दिख रहा है? इट इज द ट्वाइस ऑफ इंस्क्राइब। सरगमस्क्राइब जो होता है वो ट्वाइस होता है इंस्क्राइब के, तो जो है 1:2, दैट विल बी द रेशियो। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, इंस्क्राइब सरगमस्क्राइब फॉर्मूला 2 पाई r स्क्वायर, सरगमस्क्राइब का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर, सो 1/2 का जो है रेशियो है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, this question is a bit lengthy. If x plus y plus z is equal to 13, then what is the maximum value of x minus 2 y plus 1 z minus 3? तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप करूंगा, बताऊंगा पूरा का पूरा कैसे करना है। सो x प्लस जेड इज इक्वल टू, ये हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हमने बतानी है क्या कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी x माइनस 2 y प्लस 3 y प्लस 1 z माइनस 3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दी पूछी जाती है तो हमको इसके एवरेज निकालना पड़ता है, एवरेज। तो हमको एवरेज निकालना पड़ेगा x माइनस 2 y प्लस 1 z माइनस 3, एवरेज क्या होगा अपॉन 3, बिकॉज 3 टर्म्स है, इसका हमें एवरेज निकालना है। दैट विल बी इक्वल और ग्रेटर देन व्हाट, रूट ऑफ x माइनस 2 y प्लस 1 z माइनस 3। एंड बिकॉज ये 3 आपके टर्म होने वाले हैं 1 2 3, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 3, ठीक है। रूट थ्री किस लिए, बिकॉज 3 टर्म है। अगर 2 टर्म होते तो उसको हम 2 लिखते, 4 टर्म होते तो यहाँ पे 4 लिखते, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स होने वाले हैं, x माइनस 2 y और z, x y z 3 टर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है। और क्या किया है, एवरेज निकालना है किसका, इस वैल्यू का, x माइनस 2 y प्लस 1 z माइनस 3, तभी आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। और एवरेज निकालने के लिए हमने x माइनस 2 y प्लस 1 z प्लस 3 z माइनस 3 एग्जैक्टली इसको लिखा है, बाई 3 क्यों किया, बिकॉज एवरेज आपको 3 नंबर का निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। नाउ अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, एंड बाय सॉल्विंग माइनस 2 प्लस 1 इज योर माइनस 1 माइनस 3 इज योर प्लस 4। तो इसको आप सॉल्व करो, माइनस 2 प्लस माइनस इज योर विल बी -1, ये -1 हो गया, और -1 -3 क्या होता है, प्लस हो जाएगा, लेकिन -4 होगा, तो -4 समझ नहीं आएगा शायद आपको ना, शायद जस्ट सेकेंड। इसको हमने लिख लिया x प्लस वाई प्लस जेड, और ये जो नंबर है इसको हमने सॉल्व कर लिया। -2 प्लस 1 क्या होता है, -1, ओके। -1 -3 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन 3 पे ज्यादा है तो -4 होगा, तो ये होगा -4 ग्रेटर देन इक्वल टू √3x माइनस 2 y प्लस 1 z माइनस 3। ओके, नाउ x y प्लस z की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13। नाउ पुट दिस वैल्यू, 13 माइनस 4 अपॉन 3, 13 माइनस 4 अपॉन 3 कितना हो गया, दैट विल बी 9 अपॉन 3। 9 अपॉन 3 का क्या मतलब हो गया 3, ये हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ से x माइनस 2 वाई प्लस 1 जेड प्लस 3 ये कंटिन्यू चल रहा है, ये क्यूब रूट 3 का चल रहा है, इसको हमको 3 को हटाने के लिए यहाँ पे जो है लाना पड़ेगा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। सो 27 विल बी योर आंसर, 27 विल बी योर आंसर, ऑप्शन डी। कैसे मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, एवरेज पहले निकाला, एवरेज कैसे निकाला मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, कैलकुलेशन पूरी दिखाई, ठीक है। यहाँ से आपको माइनस ये जो 3 था, 3 को आपको हटाना पड़ेगा, एंड 3 को हमने हटाया
3 का क्यूब बन जाएगा 27 विल बी योर आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 21, Kittu is in between Mohan and Sohan. Raju is to the left of Sohan and Shyam to the right of Mohan. If Sohan is sitting to the left of the Mohan and all are facing north. सबके सब नॉर्थ फेस करते हैं, तो ये जो है हमने लाइन बना ली। ओके, ये नॉर्थ की तरफ है। अब देखते हैं, किट्टू जो है इज इन बिटवीन मोहन एंड सोहन, तो किट्टू कहीं यहाँ पे है, ये आपका मोहन है, ये आपका सोहन है। राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ सोहन, सोहन के लेफ्ट साइड पे है, तो सोहन के लेफ्ट साइड पे है, तो सोहन को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, सोहन को यहाँ पे आना पड़ेगा, सोहन यहाँ पे आया, मोहन यहाँ पे आया, और राजू इज लेफ्ट द सोहन, ये आपका राजू आ गया लेफ्ट द सोहन, एंड श्याम टू द राइट ऑफ मोहन, श्याम ये रहा। If Sohan is sitting to the left of Mohan, if Sohan is sitting to the left of Mohan, बिल्कुल लेफ्ट पे बैठा है, and all are sitting facing north, then who is on the extreme right? Extreme right पे कौन है? श्याम है। So option D is the right answer. फॉर्मेशन बनानी है, बेसिकली वेरी सिंपल है, बस कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है? जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे प्लेस करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 22, A man walks 15 meters towards south, ठीक है, चलो ये 15 मीटर गया। From there he goes 12 meters towards north, ये वापस आया यहाँ तक, 12 मीटर हो गया। Then 4 मीटर toward west, वेस्ट जाता है 4 मीटर, चलो ठीक है 4 मीटर ये हो गया। How far and he in which direction is he from the fixed point, यहाँ से इस भाई ने स्टार्ट किया था, पहले साउथ गया, फिर वापस नॉर्थ आया, और फिर वेस्ट गया, तो ये आपको डिस्टेंस बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है क्या है। तो पूरा का पूरा आपका राइट एंगल बन गया आपका। ओके, ये आपकी साइड हो गई 4, ये आपका हो गया साइड कितना 3, बिकॉज टोटल डिस्टेंस कितना था 15, 12 वो ऑलरेडी कवर कर चुका है, माइनस ये बचा कितना 3, तो आपको ये हाइपोटेन्यूज साइड निकालनी है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विल बी योर x, तो 4 स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9, तो x 16 प्लस 9 कितना होता है 25 क्यूब रूट, तो 5 विल बी योर आंसर। सो 5 कितना किस डायरेक्शन में, दैट इज योर साउथ वेस्ट, तो 5 मीटर साउथ वेस्ट विल बी योर आंसर। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 5 मीटर साउथ वेस्ट, 5 मीटर साउथ वेस्ट। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 कैसे आया, बिकॉज 15 मीटर नीचे साउथ की तरफ गया, वो फिर वापस आया 12 मीटर, तो इसलिए जो है 15 में से 12 तो वैसे ही चले गए, बचे कितने 3, ये साइड होगी 3 मीटर, उसके बाद 4 मीटर, बिकॉज ये वेस्ट गया, ये वाली साइड का हमें वैल्यू पता है, ये हमें पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये हमने निकाल लिया, इसका आंसर आ गया। ओके, 23, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेज हर मदर इज मदर्स, अब रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगा स्टार्टिंग में मेरे को। हर मदर्स मदर इज द मदर ऑफ माई फादर, ठीक है, आपको रिलेट करना है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन इन फोटोग्राफ, अब इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे पता है आंसर इसका, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है? इसका क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल आंसर दैट, सही है गलत है, बट यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, थोड़ा दिमाग अपना दौड़ाओ। 24, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर, ट्राइंगल्स पूछे जाएंगे, एग्जैक्टली आपको याद करना होगा, ठीक है? यहाँ पे गिनना पड़ेगा, गिनने के अलावा कोई चारा नहीं है अपने पास, तो गिनते हैं फटाफट से ट्राइंगल कितने बनते हैं, तो ध्यान ध्यान से करते हैं फटाफट। ओके, पहला ट्राइंगल तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये ट्राइंगल बनता है, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया आपका, तीसरा ट्राइंगल ये हो गया, चौथा ट्राइंगल ये हो गया, साफ साफ दिख गए। उसके बाद एक ट्राइंगल पूरा का पूरा ये हो गया आपका, कौन सा, ये बड़ा कर लेता हूँ थिकनेस, ये पूरा ट्रायंगल देखो, ये हो गया ट्रायंगल पूरा, तो कौन सा नंबर हो गया 5, तो 5 हो गए, 5 हो गया पूरा। उसके बाद एक ट्रायंगल आपका बनेगा कौन सा, ये वाला, इधर भी ऐसे ही बनेगा,
ये वाला बन गया, तो 6 हो गए। ओके, ये हो गए 6। उसके बाद 1 2, उसके बाद ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल हो गया। 7, कौन से वाला, ये पूरा, ये हो गया, 7 हो गए। ठीक है, उसके बाद कौन सा ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, 9 ट्रायंगल बन रहे थे अभी में। तो इसमें आपको ट्रायंगल्स बनाने हैं 1 2 3 4, 4 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं अपने को। ठीक है, 5वां ये हो गया, ये वाला, ये हो गया 5। ठीक है, यहाँ से और कुछ निकल सकता है क्या, देखते हैं। 5, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, तो छठा यहाँ पे आ गया, 7वां पूरा हो गया ये। ओके, उसके बाद 8वां ये रहा, ये वाला 8वां हो गया, ये 8 हो गए। एक और ट्रायंगल यहाँ से निकल रहा था कोई। ठीक है, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, जैसे ऊपर की ऐसे ही यहाँ पे होंगे, तो 16 तो सीधा सीधा यही हो गए। एक पूरा ट्रायंगल ये ले लो आप। अच्छा, ये वाला नहीं गिना था हमने ना, तो 9 पूरे ऊपर हो गए, 9 नीचे हो गए, 18 ट्रायंगल तो ये हो गए। एक पूरा ट्रायंगल ये ले लो आप, कौन से वाला, 18, तो ट्रायंगल ये हो गए। और भी ट्रायंगल निकल रहे हैं इसमें यार, ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो टोटल इसमें 20 ट्रायंगल निकले थे। सो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इसका आंसर है 24 का। नन ऑफ दिस, बिकॉज 20 ट्रायंगल्स निकल रहे थे इसमें। ठीक है, आपको मैंने बता दिया 20 ट्रायंगल्स निकल रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को 20 आपके अकॉर्डिंगली बन रहे हैं नहीं बन रहे, इससे कम निकल रहे हैं ज़्यादा निकल रहे हैं, आप बताना। अब यहाँ पे जो है वेरी करेगा अलग अलग बंदे का, बट इसका आंसर 20 निकाल लिया था मैंने। ठीक है, मैंने आपको 20 ट्रायंगल्स बता दिए, इसका आंसर ये है। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। द सम ऑफ द 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 16 17। कोई भी 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको उसमें बताना है कि हाउ मेनी दीज आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर इसमें से कैसे है, तो इसका बेसिकली बहुत सिंपल चीज है। 7 कोई भी नंबर लो, x-3, x-2, x-1, x, x+1, x+2, x+3, ये हमने 7 नेचुरल नंबर ले लिए कोई भी। ठीक है, हमें x की वैल्यू अभी निकाल लेंगे। ठीक है, उसका सम कितना है, 16 17। ओके, x-3, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, बचा क्या x, और टोटल कितना हुआ 7, 3 + 2 5 6। ठीक है, ये कितना हो गया 7, 7 नंबर है 1 2 3, 7x = 16 17। x की वैल्यू हो जाएगी 16/7/7 = 231, 231 आ गई। तो x - 3 कितना है, तो x की वैल्यू आ गई 231। अब इसको पुट कर दो, तो 231 - 3 कितना होता है, 228, 229, 220, 230, 231, 232, 233 और 234। ये आपके 7 नंबर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखना आपके प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो 1 से और खुद से डिवाइड हो। ठीक है, सो दैट विल बी योर 231। सो इसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है ऐसा, जो जो एक ही प्राइम नंबर है इसमें, एक 231 है और एक 233 है, ये दो प्राइम नंबर है। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, दो प्राइम नंबर यहां से बनेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन बी 2 इज द राइट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन में आप x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, x+7 भी कर सकते हो,
बट उसमें कैलकुलेशन जो है बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने x-3 x-2 x प्लस -1 इसलिए लिया बिकॉज ये एक दूसरे कट जाते हैं। आप इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हो, अगर 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखा है ना, 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखा है तो सीधा आप नंबर लिख लो 7x इज इक्वल टू 16 17, ये करने की जरूरत ही नहीं है। अगर नेचुरल नंबर लिखा है तभी करोगे आप ये सब चीज, ठीक है। 7x, क्योंकि 7 नेचुरल नंबर पूछा है, 7x इज इक्वल टू 16 17 गिवन है, इसको डिवाइड करो, x की वैल्यू लेके आओ और उसके बाद पुट कर दो सीधा सीधा और आपके सामने जो है रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर ओनली। बहुत बड़ी वीडियो होगी आई नो, बट द आंसर्स आर वेरी ब्रीफ। आंसर जो है पूरा डिटेल में कराया मैंने आपको, स्टेप बाय स्टेप कराया, ऐसे ही जो हर एक सेशन करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे कंटेंट आने वाला है, जीएस की रिवीजन सीरीज जो है कल से परसों से स्टार्ट हो जाएगी, 2-3 दिन अच्छे खासे रिवीजन करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय, सी यू।